वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज़ ਵਧਾਉਣੇ ने, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ एंटीबॉडीज़ ਵਧਣਗੇ ਉਹ एंटीबॉडीज़ ने ਜਿਹੜੀ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ जंग लड़ सकती है ਤੁਹਾਡੇ बॉडीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी को कोविड हो भी चुकिया उन भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते, ये जेडे स्ट्रेन ने ना कोरोना दे इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं वो जो बेसिक चीज़ां ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका परवीराज। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। जी हां, कांग्रेस में रार और अब बीएसपी भी नाराज। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच बीएसपी से कांग्रेस में आए 3 विधायकों की मीटिंग से राजनीति और तेज हो चुकी है। बीएसपी से जीते 6 विधायकों ने पिछले साल कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन अब राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार में टालमटोल को लेकर अपनी ही पार्टी और सचिन पायलट समर्थक विधायकों की नाराजगी देखी जा रही है। प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को अब बीएसपी से उसमें शामिल विधायकों के मुखर स्वर भी सुनने पड़ रहे हैं। आगे देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। यूपी बिहार के साथ साथ राजस्थान से भी राजनीतिक उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच राजस्थान में सियासी हलचल भी तेज हो गई है और कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो चुके हैं। जहां गहलोत समर्थक और पायलट समर्थक आमने सामने मौजूद हैं, इन दोनों के बीच अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। सियासी सरगर्मियों के बीच सियासी नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार में टालमटोल को लेकर सचिन पायलट समर्थक विधायकों की नाराजगी का सामना कर रही हैं। अंदरूनी कलह के बीच अब बीएसपी गहलोत सरकार को अपने निशाने पर ले रही है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल विधायकों ने भी अपनी मांग रख दी है और सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को अब बीएसपी से उसमें शामिल होने वाले विधायकों के मुखर स्वर भी सुनने पड़ रहे हैं। इन सबके बीच बीएसपी विधायकों ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पर करौली से विधायक लाखन सिंह ने कहा कि राज्य में 9 मंत्रियों की सीट खाली है। कुछ विभाग पूरी तरह से सरकारी अधिकारियों पर निर्भर है। अगर उन विभागों में मंत्रियों की नियुक्ति हो जाए तो अच्छे तरीके से काम करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए क्योंकि इससे सरकार की कार्यकुशलता बढ़ेगी। वहीं पायलट गुट के दबाव बनाए जाने के सवाल पर पूर्व मंत्री और उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि करीब 11 महीने पहले
19 विधायक कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे और मामले में आलाकमान को गणित लगाने की जरूरत कहां है। सीधा सा गणित है कि अगर 10 निर्दलीय और 6 बीएसपी विधायक उस वक्त सरकार को नहीं बचाते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। ये आलाकमान की समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं। बता दें कि लाखन सिंह, राजेंद्र गुढ़ा, संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, जोगेंद्र अवाना ने 2018 में विधानसभा चुनाव बीएसपी उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था। सितंबर 2019 में बीएसपी के तमाम विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पिछले साल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों ने सीएम गहलोत के नेतृत्व से बगावत की थी, जिसके बाद बीएसपी के इन 6 विधायकों ने अशोक गहलोत गुट को समर्थन दिया था। वहीं पायलट गुट ने सरकार और पार्टी आलाकमान पर मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर दबाव बनाना शुरू किया। उनका कहना है कि पिछले साल पायलट के उठाए गए मुद्दों का अभी तक समाधान नहीं निकला है। इस बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बहुप्रतीक्षित राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत की और 33 निकायों में 196 नगर पालिका और नगर परिषद सदस्यों का मनोनयन किया। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह को लेकर सियासी घमासान जारी है। गहलोत और पायलट गुट आमने सामने है। अब बीएसपी ही गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएसपी कैबिनेट में खाली पदों को भरने की मांग कर रही है। अब देखना यही होगा कि राजस्थान सरकार में अंदरूनी कलह कब तक खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो राजस्थान में ये राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी है। लगातार जो एक दूसरे के गुटबाजी के आरोप लगते रहे, लेकिन अब एक तीसरा गुट जो बनता हुआ नजर आ रहा है। जो बीएसपी के विधायक जमा हुए थे, जो चले गए थे कांग्रेस में, अब वो ही नाराज नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजेंद्र आर्य जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आर्य साहब, कॉमेंट में इस बात पर लेना चाहूंगा कि राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत क्या बूढ़े हो चुके हैं? क्या वो लोग अब संभाल नहीं पा रहे हैं अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को? यही वजह है कि हर दूसरे दिन एक नई मुसीबत सामने आ रही है। देखिए मोहित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तीसरा कार्यकाल है जी। और अगर आप देखेंगे इस तीसरे कार्यकाल में वैश्विक महामारी की आपदा हो, चाहे चुनाव हो समय समय पर, 2018 दिसंबर के बाद जब हम इस प्रदेश में सरकार में आए जीतकर, तो उसके बाद से लगातार चुनाव होते रहे। उसके बाद में फिर मार्च 2020 के बाद से वैश्विक महामारी ने जिस तरीके से देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया पे जो कहर बरपाया, उसकी वजह से हमारी जो प्राथमिकताएं थी वो लोगों की जान बचाना, अपने प्रदेशवासियों की जान बचाना रहा। और उस तमाम हालातों के अंदर जो हमारी जो रूटीन राजनीतिक गतिविधियां हैं, या जो हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ में, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, चाहे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात हो, वो सारी बातें उसी वजह से लंबित हुई। और आपने देखा होगा कि जब निकाय चुनाव भी हो रहे थे, तब भी हमने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हल्फनामा दिया था कि भाई सरकार किसी तरीके से ये चुनाव आयोग इन चुनाव को टाले, क्योंकि उस वक्त बहुत महामारी का संकट था। फिर भी हमारे ऊपर वो चुनाव आए। तो उन चुनाव के, मेरा कहने का मतलब यह है कि वैश्विक महामारी के इस दौर के अंदर जब हमारी प्राथमिकताएं या सरकार की प्राथमिकताएं प्रदेश के लोगों की जान बचाने की हो, तो ऐसे समय में इस तरीके के जो भी गतिरोध है या जो टकराव है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। जब हमें अपने प्रदेश के प्रति वचनबद्धता, अपने जनता के प्रति वचनबद्धता को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात है ना कि ये दिन सामान्य दिन नहीं है। आप देखिए इस वक्त अभी लेकिन अभी जो दिन है जो आपको भी इस बात की सच्चाई तो मालूम थी कि जो विधायक अपनी दूसरी पार्टी को छोड़ करके आपके साथ शामिल हो रहे हैं या आपको समर्थन दे रहे हैं, वो किसी न किसी लालच से तो होंगे। एक लंबा इंतजार उन लोगों ने किया। मोहित जी, मैं आपको बता दूं, हमारे जो बसपा से जो माननीय 6 विधायक आए हैं, और उनमें से कुछ पहले भी मंत्री भी रह चुके हैं, राजेंद्र गुढ़ा जी वगैरह, और ये सारे के सारे जो मंत्री हैं ये बिना शर्त कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी कोई शर्तें थी या वो सारी बातें।
आप चाहे उस वक्त के पुराने वीडियोज या उस वक्त के वक्तव्य निकाल के देख लीजिए, ऐसी कोई शर्तें नहीं रखी गई थी। नहीं, फिर भी राजनीति में सभी नेता हैं हमारे साथ। नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार उनका कमेंट ले लेता हूं रजी, फिर उसके बाद आपका रुख करूंगा। प्रवक्ता हैं बीएसपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। नरेश जी, क्या कहेंगे आप जो राजस्थान में अभी चल रहा है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? देखिए मोहित चौधरी जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक जीत करके आए थे, उनको लालच दे करके अपनी ओर किया, और उसमें अहम भूमिका जो रही वो सचिन पायलट जी की रही। लेकिन आज खुद सचिन पायलट जी अपना जो सम्मान है वो बचाते नजर आ रहे हैं। और जो 6 विधायक जो जनता ने वहां से चुन करके विधानसभा में उनको भेजा था। नरेश जी, मैं आपका कमेंट पूरा लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ नरेश जी भी बने हुए हैं, राजेंद्र आर्य जी भी बने हुए। नरेश जी, कमेंट में आप ही का लेना चाहूंगा कि जो विधायक अपनी खुद की पार्टी को धोखा देकर गए थे, आप लोगों को धोखा देकर गए थे, आज उनके साथ ही धोखा हो रहा है। बिल्कुल, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। ये बात बिल्कुल साफ साफ अब देखने को राजस्थान के लोगों को मिल रही है, क्योंकि जिस जनता ने उनको वोट देकर के विधानसभा में भेजने का काम किया, जो पहली बार, उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार विधायक बने और उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, लेकिन आज कांग्रेस ने उनको क्या दिया? कांग्रेस ने उनको चौराहे पे खड़ा कर दिया, कहीं कुछ देने का काम नहीं किया है। तो आज वो अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और एक बात समझने की कोशिश करना चाहूंगा। नरेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये हकीकत भी है। पहली बात तो बिना किसी शर्त के ऐसा संभव नहीं बनता कि कोई विधायक आपके पास पहुंचता, वो भी ऐसे वक्त में जब सरकार के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। और ऐसे में क्या अब आप लोगों ने भी धोखा देने का काम किया उन लोगों को? भाई जी, ऐसा नहीं है। जिस वक्त मतलब पहली बात तो उस वक्त सरकार पे संकट नहीं था। नहीं, आज बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं आते तो आज पुण्यतिथि होती है अशोक गहलोत सरकार की। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मतलब फ्लोर टेस्ट की बात हुई थी, तो फ्लोर टेस्ट के अंदर हमारे को कितने वोट मिले थे आपको शायद पता होगा जी। और फ्लोर टेस्ट की बात भाजपा ने नहीं की। मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि भाजपा को पता था कि कांग्रेस के पास में पूरा बहुमत है और इसलिए वो अपनी किरकिरी से बचने के लिए फ्लोर टेस्ट से बचते रहे। वो मतलब राज्यपाल पे भी अनावश्यक रूप से दबाव बनाते रहे। वो एक रीजनेबल नंबर तोड़ने के उसमें थे। तो उस वक्त ऐसी बात नहीं थी। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने, क्योंकि देखो सेकुलर ताकतें होती हैं जिनको की पूरे मतलब जनता की फिक्र होती है, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यकाल में या उनके विश्वास व्यक्त करके ये लोग हमारे साथ आए। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने क्षेत्र के लोगों की जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस की सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। और आपने देखा होगा कि विगत 2.5 वर्षों में आप उनके क्षेत्रों में जाके देख लीजिए, उनको लगातार कोई भेदभाव नहीं किया गया। उनको
जो कांग्रेस के विधायकों के या मंत्रियों के क्षेत्र में जो काम हुए वही काम उनके क्षेत्रों में भी हुए। तो ये बात कहना कि उनके साथ में भेदभाव हुआ, ये बिल्कुल ही गलत। नहीं अरे जी देखिए हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की और सचिन पायलट अभी भी दिल्ली में जमे हुए हैं। किस तरह की स्थिति, उनके समर्थक जो विधायक हैं वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझते हैं, देख भी रहे हैं। आखिरकार ये समस्या आ कहां रही है? कभी बीएसपी के जो विधायक जो आए थे वो लोग नाराज होते नजर आते हैं, कभी निर्दलीय नाराज होते नजर आते हैं, कभी गुटबाजी की बात सामने आती है, सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक है वो नाराज होते हुए नजर आते हैं। जी ये सारा का सारा जो इस वक्त परिस्थिति है, जो हालात है ना, आप इस हालातों को सामान्य हालात नहीं कह सकते। ये हालात वैश्विक महामारी से क्रिएट हुए हैं और इस वक्त हमारे सामने और पूरे देश के सामने, जब पूरे देश के देशवासियों की जान बचाने का संकट है, हमने दूसरी लहर में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने अपने परिवार का या कोई प्रियजन नहीं खोया। तो इन हालातों के अंदर आप सामान्य जो गतिविधियां हैं उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते। आपने अगर मतलब रतन टाटा जी का बयान सुना होगा, उनसे किसी ने पूछा था कि ये 2020 के साल को आप व्यापार की दृष्टि से कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी तो हम जान बचाने की सोच रहे हैं। तो आप इस चीज को देखिए ना, अभी हालात इस देश के ऊपर और मतलब प्रदेश के ऊपर इस तरीके के हैं कि अब हमारे सामने विशेषज्ञों ने जैसा कहा था कि भाई तीसरी लहर भी आ सकती है और पोस्ट कोविड भी। आपने देखा जो कोरोना से रिकवर होने के बाद भी बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो हमें इस वक्त एहतियात बरतने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है और जो नहीं, यकीनन संयम की हमें जरूरत है। इस टाइम एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। नरेश जी करूं लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। सहयोग की बात कर रहे हैं आर्या जी, अगर यही सहयोग अगर उनको कांग्रेस से नहीं मिलता है, किसी तरह का पद नहीं मिलता है, वो लोग फिर से वापस आना चाहें तो आप क्या स्वागत करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है और इसका निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी लेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मोहित जी, कि जिस तरह से ये 6 विधायक हमारे टूट करके कांग्रेस में लालचवश चले गए थे, यदि उस समय ये थोड़ा संयम बरतते और किसी कारण यदि हमें सरकार कांग्रेस के साथ बनानी पड़ती तो बहुत ही सम्मानजनक स्थिति इनकी आज होती। क्योंकि मैं आपको 2006 की झारखंड की एक घटना बताना चाहूंगा, जिसमें एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बने थे जिनका नाम था मधु कोड़ा, शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे। आज शायद इनमें से किसी को सम्मान मिल चुका होता, मिल रहा होता, लेकिन आज जो कोरोना की बात करके ये लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। एक तरफ बंगाल में चुनाव हो रहा है, अब यूपी में चुनाव की स्थिति है। देखिए, कोरोना तो पूरे देश में है और कहीं भी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ है, जिला पंचायत का आपको पता ही है जी। तो उन लोगों के साथ जो हो रहा है, विधायकों के साथ, वो उनकी करनी का फल है। और कांग्रेस की जो नीति है कि तोड़ करके लोगों को जोड़ना और जोड़ करके उनको चौराहे पे खड़ा करना, एक दिन कांग्रेस भी चौराहे पर खड़ी मिलेगी, बीजेपी भी चौराहे पर खड़ी मिलेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये गरीब तबके की पार्टी है, कमजोर तबके की पार्टी है, ये लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करने वाली पार्टी है। जो इसके साथ छल करेगा उसको जो है आज नहीं तो कल सजा मिलेगी, जो आज विधायकों को मिल रही है। बिल्कुल नरेश जी, कमेंट और मुझे आपसे लेना है, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र आर्य जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले नरेश जी एक कमेंट इस बात पर लेना चाहूंगा कि बीते रोज हमने देखा बिहार में क्या किस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। क्या ये हर राज्य में हो रहा है? जो बड़े दल हैं वो छोटे दलों को खाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो बड़े दल हैं, जो एक नई ताकत उभर के सामने आना चाहती है, जो देश का भला करना चाहती है, ये जो है उसको खाने का काम करते हैं, उनको सामने नहीं आने देना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि इस देश को हम जैसे पिछले 70 सालों से लूटते आए हैं, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस आज भी लूट रही है और आगे भी लूटती रहेगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि अच्छे दल या जो अच्छे दल, अच्छी सोच वाले दल या अच्छी सोच वाली पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सोच बहुत अच्छी है और वो चाहती हैं कि हर तबके को सम्मान मिले, अधिकार मिले। ये जो 6 विधायक हैं, एक तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले जोगिंदर सिंह आवाना, जिनके मार्फत ये 5 विधायक और श्री सचिन पायलट जी से संपर्क करके गए थे और बंद कमरे में जो लालच इनको दिया गया था, वही मीटिंग यदि इन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती से की होती और उस तरह से यदि हम लोग कांग्रेस की सरकार में शामिल होकर के या तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी या इन 6 विधायकों में से कोई ना कोई मंत्री नहीं, कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। हमारी शर्तों के आधार पर हमारा पैक्ट होता। लेकिन इन की जिसका हमारी पार्टी के नेताओं के साथ साथ जो पार्टी के वोटर हैं उनको भी बहुत ठेस पहुंची, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची। इनका बहिष्कार भी पार्टी के वोटरों ने किया कि बहुजन समाज पार्टी तो विधायक बना करके भेज देती है, लेकिन ये विधायक अपने आप निर्णय लेने की सोच लेते हैं। क्यों ना ये लोग अगर इतना ही समझते थे तो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ते। सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है नरेश जी। मैं आर्य साहब रुख आपको करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये लोग लालच में फंस गए, नहीं तो जो विधायक थे इनमें से किसी को हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिल सकता था। इस बात पर कमेंट लूंगा और साथ में ये भी कि जो बड़े दल हैं, चाहे हम बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में देखें, जो बड़े दल है वो छोटे दलों को खाने की कोशिश करते हैं। आर्य साहब जी, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं नरेश जी के उस कमेंट पे बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक गतिविधियां, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां पंचायत चुनाव की उन्होंने की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव के अंदर जो ड्यूटी पे लगे हुए शिक्षक थे, उनमें हजारों शिक्षकों की मौत हुई चुनाव ड्यूटी के दौरान। एक बात तो ये, दूसरी बात आपने देखा होगा पंचायत चुनाव के बाद जिस तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी फैली, उसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो गंगा के किनारे कानपुर के घाट देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद के देख लीजिए, चाहे गाजीपुर के देख लीजिए और चाहे उन्नाव के देख लीजिए, चाहे बनारस के देख लीजिए, लाशों के मतलब ढेर लगे हुए थे किनारे, और जिसपे निगम के लोगों ने उनके ऊपर जो चुनरियां उड़ाई हुई थी रामनामी, वो भी हटा रहे थे। तो हालात वो देखे, नदियों के अंदर, गंगा नदी के अंदर जो पवित्र गंगा नदी मानी जाती है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, वहां पर नहीं, उस पर बहुत सियासत हुई। देखिए नरेश जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो उनके विधायकों को तोड़ करके शामिल किया गया, समर्थन उनका लिया गया, चाहे सचिन पायलट के गुट ने किया हो या फिर अशोक गहलोत गुटबाजी ने किया हो, लेकिन इनका कहना है कि अगर ये लोग
थोड़े से लालच में ना पड़ते तो हो सकता था कि इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता। देखिए मोहित जी, अब ये तय हम और आप नहीं करेंगे, ना ही नरेश जी करेंगे। ये तय वो विधायक करेंगे जो 6 के 6 विधायक, जो कि 100% उनकी संख्या थी राजस्थान के अंदर, विधायक दल के अंदर जो बसपा का विधायक दल था, उस सारे 6 के 6 विधायक दल के और उनके नेता ने ये निर्णय किया था। उन्होंने मतलब माननीय जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनके समक्ष अपनी मतलब आवेदन दिया था। उसके बाद में उनका कांग्रेस पार्टी में मर्जर हुआ था, तो वो मर्जर पूरा का पूरा न्यायिक प्रक्रिया के तहत। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि भाई अब बात सौदेबाजी की नहीं है, बात उस वक्त, अगर आप उस वक्त के वीडियो अगर आप देखेंगे या उनके वक्तव्य देखेंगे तो उन्होंने यही कहा था कि हम सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है उस सरकार को मजबूती देने के लिए या उनके जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और इसमें कोई सौदेबाजी की बात नहीं है, ये निश्चित बात है। नहीं, देखिए मैं आपका कमेंट पूरा करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन आपको साथ में लेके बिहार भी चलूंगा। बिहार की जो गतिविधि हुई है उसी को राजस्थान से तोलूंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, लेकिन आर्य साहब मैं रुख आपका करना चाहूंगा। बिहार में जो गतिविधि हुई है, आपने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ में बीजेपी गलत कर रही है, जेडीयू गलत कर रही है, उनके सांसदों को तोड़कर, पार्टी को तोड़कर गलत कर रही है, और आपने लोकतंत्र की दुहाई दी, लेकिन वही काम आपने राजस्थान में किया वो सही है। मैं सर यहां पर ले जाना चाह रहा हूं एक बार आपको, आर्य जी। देखिए मोहित जी, मैं बता दूं आपको कि राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आप 3 साल का कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल देखेंगे तो वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से और गांधीवादी तरीके से अपनी सरकार चलाते हैं। वो इस तरीके की कोई तोड़फोड़ या इस तरीके की बातों में विश्वास नहीं करते हैं। तो इस तरीके के आरोप तो बिल्कुल ही झूठे और निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। और ना ही किसी भी बसपा सांसद को कोई प्रलोभन दिया गया, ना किसी तरीके का वो दिया गया, जबकि और ना ही हमने कोई उनके खिलाफ कोई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया। जबकि असलियत यह है कि भाजपा अपने विरोधी जो दल के सांसद या विधायक होते हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। वो तमाम बातें होती है। तो इस तरीके से हमारी भाजपा से तुलना करना ठीक नहीं है। हमने हमेशा से अपने विपक्षी विचारधारा का सम्मान किया है और हम चाहते हैं कि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होता तब तक हमें भी अपनी बात को तरीके से जनता तक पहुंचाने का अवसर नहीं मिलता। तो हम हमेशा अपने साथ में विपक्ष का भी उतना ही सम्मान करते हैं, उनको उतना ही अवसर करना भी चाहिए। कोई भी दल है, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य है, विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। और नरेश जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा राजस्थान के इस गतिविधि को देखकर, जो अभी सियासी उठापटक चल रही है, क्या नजर आ रहा है आपको? आपको कोई खतरा नजर आता है सरकार के ऊपर? देखिए, सरकार तो पहले भी खतरे में थी जी। जब 2018 में सरकार बनी तो 10 निर्दलीय विधायक और 6 विधायक हमारी पार्टी के लेकर के इन्होंने सरकार बनाई। ये लंगड़ी सरकार है एक तरह से, लेकिन अगर इसमें हमारी पार्टी का समर्थन के साथ होता तो मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि सरकार को आज दोराहे पे खड़ा नहीं होना पड़ता। आज कांग्रेस पार्टी दोराहे पे खड़ी है, उनको पल पल डर सता रहा है कि कब सरकार गिर जाए। क्यों ऐसा बीज बोते हैं भाई? जब आपने पेड़ बबूल का लगाया है तो आम कहां से खाएंगे? नरेश जी ने बहुत बड़ी बात कही। आर्य जी का कमेंट लूंगा इस पे, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's, 3 T's, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आर्य जी के कमेंट का रुख करें, लेकिन उससे पहले नरेश जी, अभी तमाम जो स्थिति है, क्योंकि सारी चीजें बदल चुकी हैं, अब मायावती के हाथ में उस तरह की चीजें नहीं है कि वो अब बात कर सके, सरकार को अब जिस तरीके से चला सके या बना सके, लेकिन अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि आपके जो विधायक नाराज होकर गए थे, क्या अब सरकार गिर सकती है राजस्थान में? आज जिस दोराहे पर वहां पर सरकार खड़ी है, जो कांग्रेस की जो सत्ता है वहां पर, क्या कांग्रेस की ये सत्ता गिर सकती है? बिल्कुल, देखिए जब आप बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, अभी जो 10 निर्दलीय विधायक इनके साथ गए थे, अभी तो उनका भी रुख देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 6 विधायक ही नाराज हैं। अभी थोड़ी इनमें गहमा गहमी चल रही है, तो जल्द ही एकदम स्थिति साफ हो जाएगी। और कांग्रेस को अपनी अंदरूनी कलह पता है, जैसा श्री सचिन पायलट जी को अपने मान सम्मान की लड़ाई अपनी पार्टी में लड़नी पड़ रही है। देखिएगा कभी भी वो धरने पर बैठ जाते हैं, कभी भी वो आवाज उठाने लगते हैं कि भाई हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। तो अपनी पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं कर सकती, तो वो बहुजन समाज पार्टी के जो लालच में गए विधायक है उनका क्या सम्मान करेगी? और जहां जिस पार्टी में सम्मान ही नहीं है, जहां पर सम्मान नहीं है, तो वहां कोई रुकेगा भी नहीं और उस सरकार का गिरना तय है। अरे साहब बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो किसी शर्त पर, किसी दबाव में या किसी तरीके से नहीं आए थे। उनके बयान, उन्होंने कहा कि पुराने बयान सुनिए, वो अपनी मर्जी से आए थे, वो सिर्फ सहयोग की बात कह रहे। जी देखिए मोहित जी, जैसा इन्होंने कहा, वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार के साथ चलना चाहते थे। जो विधायक निधि है वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, निर्दलीय हो चाहे, वो अपनी निधि को अपने क्षेत्र में खर्च कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अन्य महत्वपूर्ण लालच उनका रहा है जो पार्टी ने उनको दिया है। आज नाराज होने की मुझे वजह बता दीजिए उनकी। नहीं ठीक है, आर्य साहब मैं रुख आपका करना चाहूंगा। आवाज मिल रही है सर आपको? आर्य साहब आवाज मिल रही है आपको? आर्य साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। नरेश जी रुख एक बार फिर से आप ही का करना चाहूंगा। राजस्थान के सियासी गठजोड़ में बीएसपी अपना भविष्य कहां देख रही है सर? देखिए राजस्थान में हमारी सरकार बनना तय है जी। अभी 2018 में जिस तरह 6 विधायक जीत कर आए, लोगों में हमारा जो विश्वास बना और इन विधायकों को कांग्रेस ने तोड़ करके अपने साथ मिलाने का जो काम किया, उससे वहां की जनता को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही छल कपट वाली पार्टी है। इनका जो एक घिनौना चेहरा जनता के सामने आया, उसमें जनता ने ये प्रण लिया है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा 2023 में, उसमें सरकार बहुजन समाज पार्टी की ही बनेगी, अन्य कोई दल पार्टी सामने टिकती नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो नरेश जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। और इसके साथ ही हमारे साथ आर्य जी अभी बने हुए, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में जो सियासी गठजोड़ देखने को मिल रहा है, जो लगातार उठापटक राजनीतिक तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे कांग्रेस के अपने खुद के विधायकों की नाराजगी हो या फिर बसपा के जो विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उन लोगों ने समर्थन दिया था और उसके बाद गिरती सरकार को बचाने की कोशिश की थी, वो भी अब नाराज हैं। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक झटका बन सकता है, लेकिन इसको लेकर पूरी कोशिश यही की जा रही है कि कांग्रेस के जो आला कमान है इस पूरे मामले को लेकर नजरें बनाए हुए हैं और सचिन पायलट खुद दिल्ली में है। पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से तमाम लोगों को समझाया जा सके। और इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस नेता, और साथ में हमारे साथ RP उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये NB न्यूज पर। RP उपाध्याय जी, कमेंट में आप ही का लेना चाहूंगा इस बात पर कि राजस्थान में जो भी सियासी घमासान चल रहा है, सचिन पायलट दिल्ली में बैठे हैं, जो BSP के कुछ विधायक शामिल हुए थे वो नाराज बैठे हैं राजस्थान में ही, और जो सचिन पायलट के समर्थित विधायक हैं वो भी उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या आप पूरे इस घटनाक्रम को लेकर कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा मोहित कि ये मिसमैनेजमेंट। देखिए, कोई भी पार्टी है, अगर पार्टी अपने घर को नहीं संभाल सकती तो उसकी विफलता है। चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो BSP के विधायक हो। देखिए, इतना टाइम सरकार को चलाते हुए हो गया तो ये सब चीजें मैनेज की जा सकती है। पुराना अनुभव है सर उनका, उनको तो राजनीति का जादूगर कहा जाता है अशोक गहलोत को, लेकिन अब वो खुद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो विधायकों से, नेताओं से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत है ना, एक मान लीजिए जादूगर भी कहां तक जादूगरी दिखाए जी। देखिए, जहां आपने देखा मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई जी, वहां राजस्थान में जिस तरीके से सचिन नाराज थे उसके बावजूद भी उन्होंने मैनेज किया और सरकार को मजबूती से चला रहे हैं। लेकिन ये सबका दायित्व होता है कि देखिए सब सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी आला कमान भी सपोर्ट करे और जो भी पार्टी के MLA हैं या जो भी अन्य नेता हैं सभी सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, अच्छी तरीके से शासन चलाया जा सकता है और सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है जी। जब सब लोग टांग खींचने लग जाएंगे, चाहे वो सचिन पायलट हो या BSP के विधायक हो जी, तो देखिए कहां तक एक लिमिट होती है। यकीन सर, बिल्कुल। मैं आपको सर बीच में रोक रहा हूं, एक छोटी सी ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आरपी उपाध्याय जी का रुख करें, लेकिन उससे पहले राजेंद्र आर्य जी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने बात कही है। आपको लगता है कि मैनेजमेंट की कमी रही है और आला कमान अगर सही तरीके से ध्यान दिया होता तो आज स्थिति की इस तरह के हालात ना बनते? मोहित जी, थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब था तो मैं उपाध्याय जी की सारी बातें ढंग से सुन नहीं पाए। नहीं, उनका लेकिन फिर सीधे भी तौर आप पर एक ये बार कहना उनको- था कि उनका यही कहना था कि अगर मैनेजमेंट सही तरीके से किया गया होता तो आज ये स्थिति ये नहीं बनती। मोहित जी, मैनेजमेंट की जहां तक बात है, कोरोना प्रबंधन, अगर राजनीतिक प्रबंधन को एक तरफ रखिए, इस वक्त देश में, प्रदेश में और दुनिया के सामने जो संकट है, जब लोगों की जान बचाने की बात हो तो उस वक्त राजनीतिक गतिरोध और राजनीतिक टकराव और अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमें साइड में रखना होता है। कारण क्या होता है कि हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होती है वो जनता की और लोगों की जान बचाना होती है, और माननीय मुख्यमंत्री ने वही किया। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो पिछले 14-15 महीनों के जो कार्यकाल है उसके अंदर लगातार जो कोरोना वैश्विक महामारी है उसके अंदर जिस तरीके से बेहतर प्रबंधन किया, तो उसके लिए आज उनकी देश में ही नहीं दुनिया में भी तारीफ होती है। नहीं उन्होंने सर, जिस आपके तरीके दावे से को हम जिस मानते हैं। आप जो संवेदनशीलता के दावा साथ कर रहे हैं वो ठीक हो सकता है, आप जो दावा कर रहे हैं वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो शख्स जिसने वोट दिया है, जो शख्स जो इंतजार कर रहा है तमाम सुविधाओं का, वो कैसे विश्वास करे? जिसको ये लग रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, आपस में ही इतने बड़े नेता लड़ रहे हैं पदों के लिए। रोहित जी, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त राजस्थान सरकार को विधानसभा के अंदर मतलब अपना बहुमत साबित करने की बात आई या फ्लोर टेस्ट की बात आई, उस वक्त आपने देखा होगा कि हमने 122 से 123 मत विधानसभा में प्राप्त किए थे, और उसके अलावा भाजपा के भी 2 विधायक वहां से अनुपस्थित रहे थे। तो आप सोचिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, या जो जनहित से जुड़े हुए जो फैसले कर रहे हैं, या जनता की जो मुख्य मांगे होती है, चाहे स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे सड़क की हो, तमाम, अभी आपने देखा होगा सभी विधायकों को अपने एरिया में 5-5 करोड़ के मिसिंग लिंक्स दिए। तो आप इस देखिए ना, सड़कों के जो मिसिंग लिंक्स थे उनमें सब पे काम हुए। तो आज ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा। राजस्थान सरकार चाहे कोरोना प्रबंधन के साथ साथ विकास कार्यों को भी नहीं रुकने दिया। आपने देखा होगा जिस वक्त हमने अपना बीजेपी बजट लगातार पेश किया यही था, आरोप लगा रही है, सीधे तौर पर वो यही कह रही है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत आपस में लड़ रहे हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो संभाल नहीं पा रहा है, और जो प्रदेश की जनता है वो डर रही है, घबरा रही है। उनके पास में तमाम सुविधाएं जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही है। इनके आपस की लड़ाई में जो जनता भुगत रही है। देखिए मोहित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक दलों के बीच में थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां जनता के हित की बात होती है वहां पे कांग्रेस पार्टी एक साथ रहती। नहीं, ठीक है, एक और छोटी सी ब्रेक पर मैं जा रहा हूं सर, जल्द हाजिर होते हैं। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है, या मैनू खांसी हो गई, या मैनू जुकाम हो गया, या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। आरपी उपाध्याय जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। सचिन पायलट दिल्ली में डटे हुए हैं और ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें कांग्रेस ने केंद्र में बुलाने की बात कही है, केंद्र में न्योता दिया। क्या लग रहा है कि बात बन पाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अगर सब लोग इसी हद पर अड़े रहेंगे और सरकार की टांग खिंचाई करते रहेंगे तो कितने दिन सरकार चल पाएगी, उस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बीजेपी तैयार बैठी है कि कब ठीका टूटे और हम झपटे। यकीनन। तो देखिए, वहां बहुत सोच समझकर दोनों नेताओं को चलने की जरूरत है। भाई सत्ता में है, सत्ता है, पार्टी है तो हम हैं। ये पार्टी नहीं रहेगी, सत्ता नहीं रहेगी, तब आप क्या करेंगे, किससे क्या मांगेंगे? इसका मतलब आप छोड़ के चले जाएंगे। और कांग्रेस में तो महत्वाकांक्षा नेताओं की जागृत हो गई है कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रह गया है, कुर्सी मिलनी चाहिए, मलाई मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। जैसे प्रसाद चले गए, सिंधिया चले गए, अभी ये तैयार बैठे हैं कि वो तो अलग बात है कि भी संख्या बल थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो रास्ता ये भी देख चुके थे, ये भी जा चुके थे। बिल्कुल। तो इन हालातों में वो तो संख्या बल ने साथ नहीं दिया। वो मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। जिस तरह सिंधिया के पास संख्या बल था, इनके पास भी संख्या बल होता और ये अगर सरकार को गिरा सकते थे तो बीजेपी ने लपक लेती और ये चले जाते। नहीं, लेकिन ये बात अलग है। जब आरपी उपाध्याय जी, आपका अनुभव क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि क्या सचिन पायलट जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा क्या कोई कदम उठाना चाहिए? क्या नाराजगी दिखानी चाहिए? क्योंकि अशोक गहलोत के बाद राजस्थान में उन्हीं का नंबर आता है। देखिए, सब्र करना होगा, इंतजार करना होगा। मैं मानता हूं भाई आप अच्छे नेता हैं, आपने मेहनत की है, पार्टी सत्ता में वापस आई है। कि हमेशा ऐसा नहीं है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है जी। भाई आपकी पहचान पार्टी से है, पार्टी की पहचान आपसे नहीं है। यकीनन। तो वहां आपको आभारी होना चाहिए पार्टी का। बिल्कुल ठीक है, मान लीजिए आज मौका नहीं मिला, कल मिल जाएगा। तो मिलेगा। आप काम पर विश्वास रखिए, पार्टी पर विश्वास रखिए। मैं इसको ब्लैकमेलिंग कहूंगा। ब्लैकमेलिंग, आप जबरदस्ती ब्लैकमेलिंग है। या तो मुझे मुख्यमंत्री बना दो, नहीं मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। भाई आप कह नहीं रहे, लेकिन अंत तो मैसेज तो यही जा रहा है, संदेश वही जा रहा है। बिल्कुल। आम आदमी जो संदेश जा रहा है वो क्या है जी? उसी कड़ी में आप देखेंगे बीएसपी के सच्चाई बड़ी कड़वी लगती है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि जनता देख रही है और जनता के दिमाग में यही आ रहा है कि ये खींचतान कुछ नहीं है, कुर्सी की खींचतान है। जनता की सेवा तो आप यहाँ रह के भी कर सकते हैं, वहां रह के भी कर सकते हैं। इतना लालच कुर्सी का जो नेताओं को हो गया है कि कोई किसी को समझ नहीं रहा है। सिर्फ न कोई आदर्श है, न कोई सिद्धांत है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रह गया है कि यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां मिले, बस पावर में रहना तो वहां मिले। बिल्कुल पावर में। बिल्कुल। राजेंद्र आर्य जी का मैं रुख करना चाहूंगा इस बात पर। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, उपाध्याय जी ने, कि ये ब्लैकमेलिंग है। क्या कांग्रेस भी इसको ब्लैकमेलिंग के तौर पर देख रही है? नहीं, मैं इसको ब्लैकमेलिंग नहीं मानता हूँ। ये जो हमारी पार्टी के जो अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर ही वो अपनी बात को रख रहे हैं और जो बात हो रही है उन बातों को मुख्यमंत्री जी भी अवगत है और केंद्रीय नेतृत्व भी अवगत है। और आपने देखा होगा कि पहले भी जो मामला था उसके अंदर जो सुलह कमेटी बनी थी, उस सुलह कमेटी अपना फैसला लेकर आला कमान को अपना फैसला लेना है। तो इस वक्त फिर मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ कि भाई एक्चुअल में क्या है, कमेटी ने तो बल्कि नहीं, कमेटी तो आपकी पहले गई थी तो उसने ये कहा था नहीं कोई विवाद ही नहीं है, ये छोटी मोटी कुछ बात थी, आपस में मनमुटाव था, उसको ठीक कर लिया गया है। तो उसके बाद आखिरकार क्या कुछ महीनों के बाद ही स्थिति ऐसी बन गई कि एक बार फिर से ये कयास लगने लगे कि सचिन पायलट बीजेपी का रुख कर सकते हैं? मोहित जी, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं आपको। आपने देखा होगा कि नवंबर के अंदर, जब नवंबर 2020 के अंदर दूसरी लहर, पहली लहर करीब करीब खत्म हो गई थी, हम लोगों ने दिवाली ठीक ठाक तरीके से मनाई। उसके बाद जनवरी में भी हम बेफिक्र रहे और फरवरी मार्च आते आते वापस से दूसरी लहर ने जब जोर पकड़ा
तो उस चीज की वजह से जितना जो नुकसान हुआ ना, आप देखिए ना, लगातार 4-5 महीने या 14-15 महीने हमारे इस कोरोना की महामारी ने पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के तबाह कर दिए। आज बच्चे घरों में बैठे हैं, चाहे हायर एजुकेशन के बच्चे हो जो विदेशों में पढ़ रहे थे, वो देश में बैठे पिछले 1.5 साल से 2 साल से। आप देखिए ना, बच्चे स्कूल वाले, कॉलेज वाले, जिन्होंने 15-15 महीने से 16-16 महीने से स्कूल का मुंह नहीं देखा, आप चीजें देखिए, परिस्थिति देखिए, हालात देखिए। इस वक्त में अगर जो चीजें है ना, उसमें प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य बचाना है और सरकार उस तरीके से पूरा, आप राजस्थान सरकार की अगर कार्यशैली और उनका कार्य देखेंगे पिछले 15 साल के अंदर, तो कोई भी विकास कार्य या कोई भी ऐसा कार्य, चाहे मजदूरों से संबंधित काम हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे लोगों की जान बचाने से संबंधित हो, चाहे नरेगा की काम हो, चाहे गांव के अंदर काम हो, उन सब कामों को, चाहे निर्माण कार्य के काम हो, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे थे, उन सब कामों को लगातार चलाए रखा। और जो सारी की चीज आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री हर दिन कोई ना कोई क्षेत्र के अंदर वर्चुअल जो लोकार्पण के है, चाहे अस्पताल के काम है, चाहे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, चाहे स्कूल के काम है, उन सारे कामों का लोकार्पण करते हैं। शिलान्यास की भी बात देखिए, आप देखिए बेशक ये दावा कर रहे हैं, नहीं आप बेशक ये दावा कर रहे हैं, मुझे तो हरियाणा की वो याद आती है तस्वीर की, आया राम और गया राम। तो वहां पर मुख्यमंत्री ये कहते थे कि क्या काम हो रहा है हरियाणा में, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि किस विधायक ने किससे मुलाकात की, क्या बातचीत की। आरपी उपाध्याय जी और बेहतर तरीके से पूरे मामले को लेकर कह सकते हैं, लेकिन एक बात आरपी उपाध्याय जी मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहूं कि कांग्रेस बेशक न माने, लेकिन बीजेपी ने जो दावा किया है कि आपसी खटपट की वजह से जनता भुगत रही है, सच्चाई तो यही है, काम में बाधा तो डलती है सर। देखिए, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, असर आता है। आप कह रहे हैं कि हम जनता की जान बचाना प्राथमिकता है। अरे भी मान लीजिए मैं लिखता हूं, मैं राइटर हूं, मेरी प्राथमिकता इस पेन को बचा के रखना भी है, तभी तो मैं लिख पाऊंगा। यकीनन अगर ये पेन ही चला गया मेरे पास से, मैं कहां से लिखूंगा। तो देखिए, सरकार में रहना भी उतना ही आवश्यक है, जिससे कि आप जनता की सेवा कर सकें, उद्घाटन कर सकें और बरकरार एक लंबे समय तक जनता की सेवा कर सकें। आपसी जो कलह है, जिस घर में क्लेश होती है, वो घर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता। इस तरह की टांग खिंचाई से मान लीजिए कोई भी मुख्यमंत्री है, तो वो पूरा ध्यान एक्चुअल विकास पर और जनता पर, जनता की समस्याओं पर और जनता के विकास पर नहीं लगा पाता। नहीं देखिए, टाइम उसको यही एक मैनेज करने में चला, बिल्कुल अनुभव की बात होती है। आपने कितने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, कलम का उदाहरण देकर। हमें उम्मीद है कि बाकी के जो लोग अभी इस तरह की कयास लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर नाराजगी दिखा रहे हैं, कि वो लोग भी समझें। लेकिन जो बीएसपी के जो विधायक थे सर, जो लोग आए थे बीएसपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का समर्थन करने के लिए मैदान में आए, और काफी बयानबाजी का दौर हमने उस वक्त देखा था, क्या लग रहा है कि उन लोगों को अब धोखा मिला है, वो भी अब धोखा दे सकते हैं कांग्रेस को सर? देखिए, जो राजनीति अब कोई सुस्ता नाम की चीज नहीं रही जी। पहले होता था, सिद्धांतों को, उसूलों का महत्व दिया जाता था और राजनीति होती थी। अब वो देख रहे हैं कि भी ये नाव डगमगा रही है, इनमें आपस में खींचतान चल रही है, और जिस दिन उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि बीजेपी सरकार बना सकती है, वो चले जाएंगे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उनका ऑब्जेक्ट जनता और कोई वो नहीं है। हर व्यक्ति का उद्देश्य हो गया कहां से मलाई मिल सकती है, कहां से कुर्सी मिल सकती है, और उस मलाई के लिए बेचैन है। भूल जाता है कि ये जनता है, जनता ने हमें चुना है, जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। बिल्कुल सर, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और छोटी सी ब्रेक पर हम जा रहे हैं, अंतिम पड़ाव में फिर रुक करेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है तुसीं, थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने,
सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। राजेंद्र आर्य जी, आपके पास रुक करना चाहूंगा। अंतिम कमेंट आपका होगा, आप किस तरीके से जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपकी इस लड़ाई में जनता के ऊपर किसी तरह की बाधा नहीं आएगी? तो मोहित जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पिछले 15 महीने का जो कोरोना महामारी का जो काल है, उसके अंदर जनता से जुड़ा हुआ कोई भी काम सफल नहीं किया है। हाँ, वैश्विक महामारी की वजह से या हेल्थ प्रोटोकॉल की वजह से या विशेषज्ञों ने जो बंदिशें लगाई थी, जो चीजें बंद थी, उन चीजों के अलावा किसी भी चीज का जनता का कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इस महामारी के अंदर जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां थी या जो वैश्विक महामारी को भांपने में या दूसरी लहर को भांपने में जो गलतियां की, जो राज्यों को सही समय पे सहायता नहीं दी या वैक्सीन को लेकर एक पुख्ता नीति नहीं बनाई, वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और सभी लोगों आरपी उपाध्याय जी, सर सुझाव क्या देना चाहेंगे सर 2 लाइन में उन नेताओं को जो नाराज हैं? लेकर काम किया। ठीक है आर्य साहब। नाराजगी, देखिए, नाराजगी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बार्गेनिंग करने लगे जी। देखिए, जब राजनीति का व्यवसायीकरण होगा तो ये चीजें बिल्कुल देखने को मिल रही। हम सब लोगों को, दोनों को मिल बैठकर आपसी मतभेद अपने घर में सुलझाएं और दोनों एकजुट होकर जनता की सेवा में लगे। और देखिए, जब सत्ता रहेगी, जब आप अच्छा काम करेंगे तो आगे भी सत्ता मिलेगी। हो सकता है आज चांस नहीं मिला, कल आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बिल्कुल, जब सत्ता ही चली जाएगी, पार्टी गर्त में चली जाएगी, सत्ता आपको मिलेगी नहीं, तब क्या करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपने विचारों को रखने के लिए। तो नरेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार राजस्थान में जो सियासी उठापटक चल रही है, उम्मीद यही है कि जल्द ही इसका खत्म हो ताकि विकास के जो कार्य है वो एक बार फिर से शुरू हो चुके। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।